हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार वीडियो में, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय में। जिसमें आज हम लोग बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 1.8.1 और 8.2 के। लगभग मैंने 20 से 22 क्वेश्चन लिए हैं और इन 20 से 22 क्वेश्चन को करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको और कोई क्वेश्चन करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे उस तरीके के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर रखे होंगे। आपको अपनी कॉपी को लेकर बैठना है, कॉपी पेन को लेकर बैठिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मेरी गारंटी है कि 10th क्लास का उसमें कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा नहीं, इस चैप्टर से रहेगा नहीं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गुजारे हुए आज का वीडियो सेशन। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति में सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंड हो रही है आपकी क्लास में, ठीक है ना। तो हमें समकोण त्रिभुज में ये पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर है? एक कोण कैसा होता है? 90 अंश का। और हम इसमें पहले से ये भी जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और बाकी की जो बची हुई दो भुजाएं उनमें से एक आधार और एक लंब कहलाती है। अब ये क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, कौन सी लंब है कौन सी आधार है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए आज हम लोग त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक पॉइंट इसमें जानते हैं। देखिए, सबसे अगर आपसे बात की जाए एंगल सी की, किसकी बात की जाए? एंगल सी की, तो हमारे लिए ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगा? लंब। एंगल सी के लिए अगर बात कर रहा है समकोण त्रिभुज में, एंगल सी पर जोर दे रहा है, यानी कि एंगल सी की बात कर रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा पूर्व में कि साइन सी या कॉस सी, तो यहां पर किस एंगल की बात कर रहा है? सी एंगल की बात कर रहा है। तो यहां पर सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। और बची हुई तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? आधार होगी। क्लियर है? यानी कि जिस कोण के सामने वाली जिस कोण की बात करें उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और बची हुई आधार। और कर्ण हमेशा सेम रहता है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल लिया है मैंने, इसमें 90 एंगल के सामने वाली भुजा क्या कहला रही है? कर्ण कहला रही है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कोण ए की, ठीक है ना। किस कोण की बात कर रहे हैं? कोण ए की। तो इसमें ये वाली भुजा क्या हो जाएगी इस बार? लंब। और यहां पर आधार। क्लियर है? ठीक है ना। आपको ट्रायंगल दिया जाएगा, क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया जाएगा और एक ही ट्रायंगल में दोनों पूछ लिए जाएंगे, ए और सी दोनों पूछ लिए जाएंगे। उस कंडीशन में आपको याद रखना है सी के लिए ये लंब और ए के लिए ये लंब। ए के लिए कौन लंब है? बीसी लंब है। क्लियर है? तो इस चीज को हमें विशेष ध्यान रखना है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बच्चों को वो यही आती है कि कौन सा लंब होगा कौन सा आधार होगा। तो आज से ध्यान रखना, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है ये? 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, ये हमेशा सेम रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती है। और कोण, जिस कोण की बात कर रहा हो, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। तीसरी भुजा जो बची हुई भुजा है वो क्या हो जाएगी? आधार। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्या है? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ये होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? इन्हें अगर आप देख रहे हो तो इन्हीं का रेशियो त्रिकोणमिति अनुपात होता है। इन्हीं का रेशियो, इन भुजाओं का रेशियो ही क्या कहलाता है? सबसे पहले हम बात करें, अगर हम बात लेते हैं लंब और बटे कर्ण कर देते हैं, लंब बटे कर्ण, भाई अनुपात हो गया इसका। अनुपात चाहे आप बटे में लिख लीजिए चाहे अनुपात में कर दीजिए, ठीक है ना। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और बात करें, अब क्या रह गया है? लंब के साथ कर्ण हो गया, आधार के साथ कर्ण हो गया, लंब और आधार रह गया है। तो लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ रेशियो बन गए। ये कुछ जो भुजाएं हैं त्रिभुज की उनमें कुछ रेशियो निकल के आ रहा है और इन्हीं को हम नेम क्या देते हैं? लंब बटे कर्ण, ये हो जाता है साइन थीटा। आधार बटे कर्ण कॉस, ठीक है ना, कॉस थीटा ले लीजिए। अभी यहां एंगल थीटा देते रहे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। लंब बटे आधार टेन थीटा। क्लियर है? तो ये इनके जो रेशियो है, इन भुजाओं के रेशियो, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। और ये 6 होते हैं। अभी देखिए लंब और कर्ण, इस बार क्या कर रहे हैं हम? कर्ण को ऊपर ले जा रहे हैं, लंब को नीचे। तो कर्ण बटे लंब अगर आ जाए
तो वो क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कर्ण बटे आधार अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार सेक थीटा। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से चलती है। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें लेनी है। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं। यहां से एक चीज और समझ में आई होगी आपकी, जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़नी होगी, जिसमें हम लोग प्रूफ करने वाले सवाल लेंगे। तो उसमें एक क्या समझ में आ रहा है यहां से देखिए, साइन, साइन क्या था लंब बटे कर्ण, और ये कर्ण बटे लंब यानी कि उसे पलट दिया तो क्या हो गया कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्लियर है। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम। इट मींस जो साइन होगा साइन थीटा को 1 कोसेक लिख सकते हैं। ठीक है ना। ये आगे हम लोग पढ़े क्वेश्चन अभी करेंगे तब उसमें पढ़ाएंगे हम आपको। फिलहाल इससे आगे की चीज याद करते हैं, जो याद करने वाली चीज है। देखिए ध्यान से, क्या याद करने वाली चीज है। अब ये हमें याद कैसे रहेंगे, तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि LAL बटे KKA, लाल कक्का, लाल बटे कक्का। ये क्या होता है, L फॉर लंब, L फॉर क्या है लंब, K फॉर है कर्ण, और A फॉर है आधार। क्लियर है। ये एक ट्रिक बनी हुई है लाल बटे कक्का यानी L बटे के। अगर हम L बटे के देखें लंब बटे कर्ण, तो ये क्या बन रहा है, ये होता है साइन थीटा। सीक्वेंस में रखे हुए हैं, इस तरीके से जाओ फिर पीछे से वापस आ जाओ। आधार बटे कर्ण, तो ये क्या बन जाता है, ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। लंब बटे आधार, ये क्या हो जाता है टेन थीटा। और अगर नीचे से देखें तो आधार बटे लंब क्या हो जाता है कॉट थीटा। कर्ण बटे आधार क्या हो जाता है सेक थीटा, और कर्ण बटे लंब क्या हो जाता है कोसेक थीटा। तो ये इसका बेसिक था। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। हमें क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। अगर मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में देने गए और आपको ये याद नहीं है ढंग से, और क्वेश्चन तो 100% आता है इससे, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन 100% आपको एमसीक्यूज में देखने को मिल जाएगा। छोटा क्वेश्चन जो होता है वो देखने को मिल जाएगा एमसीक्यू में। तो हमें सबसे पहले जैसे ही आपको बोर्ड की कॉपी मिले तो सबसे पहले आपको इस तरीके की टेबल बना लेनी है लाल बटे कक्का, और इस तरीके से इसे जैसे मैंने ये लिखा है सेम उस तरीके से आपको लिख लेना है, क्योंकि कॉपी पहले मिल जाती है और जो आपका पेपर होता है वो लगभग 5 से 10 मिनट में मिलता है। तो आपको कॉपी भरने के बाद तुरंत सबसे पहले लास्ट पेज पे जो रफ कार्य होता है वहां पर ये बना लेना है, जिससे कि आपकी गलती नहीं होगी। ये कंफर्म है गलती नहीं होगी। दूसरी चीज हमें ये भी याद रखनी है कि जो जिस कोण की बात की जाए उसके सामने हमेशा क्या होगा लंब। जिस कोण की बात की जाए उसके सामने क्या होगा लंब। कर्ण क्या होता है, हमेशा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। ठीक है ना, सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, या हम ऐसे कह सकते हैं जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी कर्ण होगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में जिसका बी समकोण है। तो फर्स्टली हम लोग चित्र बना लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में एंगल बी समकोण है। तो ये बी हो गया, बाकी के ये ए और सी हो गए। ठीक है ना। बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर। ए बी कितनी दी गई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी जो दी गई है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। देखिए ए से भी ज्ञात करवा रहा है और सी से भी ज्ञात करवा रहा है। तो पहले ही क्वेश्चन इस तरीके का लिया है मैंने जिसमें दोनों ही चीजें, एक ही ट्रायंगल में दोनों चीजें शामिल हो गए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस त्रिभुज में, तो क्या पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में हमें कर्ण बताएगा नहीं, ये भुजा ए सी पता ही नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? ये होती है कि लंब का स्क्वायर कर्ण आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पर 24 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग बराबर होगा AC के वर्ग के। तो यहां से आपका 24 का वर्ग होता है 576 और इसका वर्ग होता है 49 और ये AC से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा। तो AC इक्वल टू हो गया अंडर रूट 625। इन दोनों को सम करोगे तो ये 625 होता है और AC की जो वैल्यू आ गई यहां से कितनी आ गई 25। ये आपका आ गया AC हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग, हमें तीनों भुजाएं पता हो गई हैं। अब पहले हम बात करते हैं एंगल्स ए की। किसकी? एंगल ए की। एंगल ए के लिए हम तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा 25 सेंटीमीटर, जो कर्ण है वो 25 सेंटीमीटर। अब एंगल ए के सामने ये लंब है तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? अभी मैंने पिछले चित्र डायग्राम में बताया है कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्लियर है? तो BC लंब हो जाएगी। फिर इसी तरीके से अगर हम आधार देखें तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए? आधार हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हमें चाहिए है साइन ए और कॉस ए। तो साइन क्या होता है भाई? निकालो, लाल बटे काका। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहां लिख लीजिए लंब बटे कर्ण। और लंब कितना दिया गया है आपको? लंब दिया गया है 7 और आधार कर्ण कितना दिया गया है 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई? 7 बटे 25। ठीक है ना? नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉस ए की। तो कॉस ए क्या दिया गया है? कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया गया है? 24 और कर्ण कितना है? 25। तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई? 24 बटे 25। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे कौन सा? एंगल सी के लिए। एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों चीजें देखिए क्या होती हैं। लंब, आधार और कर्ण। लंब होगा एंगल सी के लिए क्या? 24, क्योंकि एंगल सी इस बार इसकी बात की जा रही है। क्लियर है? इसकी बात ना करके एंगल सी की बात कर रहा है। तो एंगल सी के सामने ये 24 यानी कि ये हो गया लंब 24 सेंटीमीटर। आधार ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है ना? तो ये आपका 25 हो गया। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां से भी एक लाइन खींच देते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। अब सेकंड नंबर में हमसे पूछा गया है साइन सी और कॉस सी। तो साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। साइन सी क्या होता है? वही सेम लंब बटे कर्ण। और कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहां से आप चेक कीजिए कि लंब क्या है आपके पास? 24। तो 24 और कर्ण है आपका 25। इसी तरीके से कॉस सी के लिए चेक कीजिए। कॉस सी के लिए आधार जो है वो 7 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 ही है। ठीक है ना? तो ये दोनों वैल्यूज निकल के आ गए। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहां पर ही लिख दिए हैं, आप एक काम और कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल को 2 बार बना लीजिए। एक बार एंगल ए के लिए और एक बार एंगल सी के लिए। वहां पर भी दिक्कत नहीं होती है। अब एंगल सी के लिए बना हुआ है, मान लीजिए अब आपके लिए आपको ए के लिए बनाना है तो ए ये ले लीजिए। ठीक है ना? ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है ना? तो अब ए की बात करेंगे तो ये 7 यहां आ जाएगा, क्योंकि भाई बीसी क्या है? बीसी ये है 7, तो ये बीसी आ गई। और ए बी कहां चली गई? ये हो गई ए बी 24 और ये 25 ही है। ठीक है ना? आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? बेहतर तरीका है कि आप एंगल ए के लिए एक हेडिंग छोटी सी डालो, वहां पर आप लिख दीजिए कि कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है।
क्लियर है। और फिर उसके बाद हमें जिसकी वैल्यूज निकालनी है हम उसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरे एंगल की बात कर रहा है एंगल सी के लिए, तो एंगल सी के लिए भी सेम काम हो जाएगा। एंगल सी के लिए भी सेम काम करेंगे कि लंब आधार कर्ण हम सेपरेटली लिख लेंगे, उसके बाद साइन सी और कॉस सी का वैल्यूज निकाल लेंगे। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और एक चीज विशेष ध्यान दीजिए कि इस क्लास में जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं हर कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एक दो क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट के मिलेंगे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। और पेपर आपका जो आएगा यूपी बोर्ड का जो पेपर आएगा या अदर बोर्ड्स हैं, ठीक है ना, बिहार बोर्ड को छोड़ के वो सारे इसी से आएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है ना, यानी कि 8.3 एक्सरसाइज जो हर बोर्ड से कटी हुई है, लेकिन उसमें बिहार बोर्ड में 8.3 एक्सरसाइज भी आती है, जिसमें हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइज बाकी सभी बोर्ड से हटी हुई है, लेकिन बिहार बोर्ड में वो है। क्लियर है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन यहां पे मैं करा रहा हूं आपको, कॉपी पेन को लेके बैठिए, ठीक है ना। और आगे जो क्वेश्चंस की पीडीएफ होगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां आप जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें tan p और cot r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए ध्यान दीजिए आप कि ये एंगल जो है वो समकोण है, ये आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया जाएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। पी क्यू 12 दी गई है और पी आर 13 दी गई है, यानी कि कर्ण आपकी 13 दी गई है। ये अभी कंफर्म नहीं है, ये लंब है आधार है, वो हम अपने एंगल के हिसाब से कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए tan p की बात कर रहा है और r की भी बात कर रहा है, तो ध्यान दीजिए अब इस त्रिभुज में अभी ये वाली भुजा हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें यही भुजा निकालनी है त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा पी आर का स्क्वायर। पी क्यू 12 सेंटीमीटर दी गई है, क्यू आर निकालना है, और पी आर की वैल्यू दी गई है 13 का स्क्वायर। ये 12 का स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 13 का वर्ग 169 और ये 12 का वर्ग 144 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे और ये घटाकर ये बचेगा 25, तो क्यू आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 5, ठीक है ना, यानी कि ये भुजा हमने निकाल ली, कितनी आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम लोग P के लिए, एंगल P के लिए, P के लिए लंब क्या हो जाएगा, P के लिए जो लंब होगा वो क्या हो जाएगा P, ये रहा, इसके लिए लंब इसके सामने वाली भुजा 5 सेंटीमीटर, आधार क्या होगा, आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तो भाई 13 सेंटीमीटर रहेगा ही। तो P हमें किसके लिए चेक करना है, tan P, तो tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan P होता क्या है लंब बटे आधार, हमें ये पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, तो ये क्या है आपका tan, तो लंब बटे आधार, लंब है आपका 5 और आधार है 12। क्लियर। अब एंगल R की चाहिए, तो R के लिए क्या हो जाएगा, R के लिए जो लंब होगा वो क्या होगा, R ये रहा, और इसके लिए लंब ये वाली भुजा होगी 12 सेंटीमीटर, और आधार क्या होगा, आधार होगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां से cot r की वैल्यू क्या निकल आई, cot r क्या होता है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू कितनी है 5 और लंब की वैल्यू है 12। क्लियर है यहां तक। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस cot r की, तो यहां से हम लाइन खींच लेते हैं और यहां इसका सॉल्यूशन करेंगे। हमें चाहिए tan p माइनस cot r,
टेन पी की वैल्यू निकाल चुके हैं 5/12 माइनस कॉट आर की भी वैल्यू निकाली 5/12। यहां पर आप चेक करिए ये प्लस का है कि माइनस का है, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 0। ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है यदि कॉट 15 कॉट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहां पर एक अच्छी चीज ये है कि ए और ए तीनों जगह ए की ही बात कर रहा है, तो हमें सिर्फ ए पर फोकस करना है। तीन ट्रायंगल मतलब तीन कोणों में से सिर्फ एक कोण पर फोकस करना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि 15 कॉट ए इक्वल 8। इस 15 का यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/15। अब हमें ये पता है कि कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब। ये क्या होता है कॉट ए, तो ये तो आधार है, आधार बटे लंब। ये कितना हो गया 8/15। अगर हम यहां से चेक करें तो आधार बराबर है 8 और लंब है आपका 15। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी का अनुपात हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं, भी कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हम k लगा दें, ठीक है ना, x लगा दें, y लगा दें, कुछ भी एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। अब हमें निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से क्या, इसका कर्ण, क्योंकि हमें साइन में भी कर्ण की जरूरत पड़ती है और सेक में भी कर्ण की जरूरत पड़ती है, तो हमें अब जरूरत है कर्ण की। तो कर्ण क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ध्यान से, दोबारा से एक बार चेक कीजिए, कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, और ये है कितना 8/15, ठीक है ना। कॉट ए को आधार बटे लंब लिख दिया, ये 8/15 है। आधार हो गया 8x या 8k, लंब हो गया 15k यानी कि 15k। अब दो चीजें हमें पता है, तो तीसरी चीज चित्र में नहीं बनाना है इसमें, ठीक है ना, आप चाहे तो बना सकते हैं साइड में, लेकिन चित्र की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब है आपका 15k का स्क्वायर और आधार है आपका 8k का स्क्वायर, तो ये यहां से निकलेगा 225k स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 64k स्क्वायर। तो यहां से आपका कर्ण निकलेगा, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके कितना हो रहा है 25 और 64 89, 289 के स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से आपका कर्ण जो निकल आया 289 वर्ग होता है 17 का और के ये निकल आया, तो यहां से आपका कर्ण भी निकल आया 17 के। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, साइन ए और सेक ए। साइन ए और सेक ए, ये दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, साइड में मैं लिख देता हूं एल ए एल बटे के ए। आप लोग जब भी करने बैठे तो मतलब इस फॉर्मेट को लिख लिया कीजिए जिससे आप भूलें ना। क्लियर है। और एक चीज इसी में मैंने एक वीडियो बना रखी है, ठीक है ना, आप चैनल में जाएंगे तो इसमें एक वीडियो मिलेगी, प्लेलिस्ट में मैं शामिल कर दूंगा उस वीडियो को भी। उसमें मैंने 10th क्लास के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियोस में करवाए, एक ही वीडियो में करवाए हैं। क्लियर है। तो आप वहां से जाके पूरी वीडियोस देख सकते हैं, वहां से एक एक चैप्टर के फॉर्मूलों के नोट्स आप बना सकते हैं। और अगर आपको उन फॉर्मूलों की पीडीएफ चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर लिंक जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पर भी वो पड़ी हुई है। क्लियर है। तो बात करते हैं हम लोग, कहां पे थे हम लोग, हाँ, साइन ए इक्वल टू है एल बटे के, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका यहां से 15 के और कर्ण कितना आया है 17 के। तो यहां से आप के से के कट कर देंगे तो क्या बचा 15/70, यानी कि जो साइन ए आ गया वो क्या आ गया 15/7। इसी तरीके से सेक ए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 के और आधार कितना है, आधार है आपका ये, आधार जो है वो 8k है। यहां भी कैसे के कट कर देंगे तो सेक ए इक्वल टू क्या आ जाएगा
17/8। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इन सभी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बात करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं एक और। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए आपके पास क्या दिया गया है, tan थीटा का मान दिया गया है, sin और cos का वैल्यू आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 4/3। tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार, यही तो होता है। अच्छा ध्यान देंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 4/3 और लंब कितना हो गया यहां से, लंब जो हो गया वो आपका 4k और आधार जो हो गया वो क्या हो जाएगा आपका, वो 3k। क्लियर है? यहां पे k इसलिए लगा दिया क्योंकि जब अनुपात से हम हटा रहे हैं इसे, ठीक है ना, सेपरेटली लिख रहे हैं, लंब जो है 4, ये इनका रेशियो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये क्या होता है, रेशियो होता है। तो 4k और 3k, यहां से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है ये, कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर, या कर्ण हटा के स्क्वायर हटा के सीधा लगा देंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए, लंब कितना दिया गया आपको 4k, तो 4k का स्क्वायर, आधार कितना दिया गया है 3k, तो 3k का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में ये क्या हो जाएगा, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और जो कि आंसर क्या आ जाएगा 5k। तो यहां से आपका कर्ण भी निकल आया कितना, 5k। आगे हम लोग बात करते हैं, हमें लंब आधार और कर्ण तीनों ही चीजें पता हो गई हैं। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। अब हम बात करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू के लिए। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां से आपकी दोनों की वैल्यूज निकल आएंगी। तो लंब हमारे पास है 4k और कर्ण है 5k, तो ये निकल आई आपकी 4/5। इसी तरीके से कॉस देखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार है आपका 3k और कर्ण है 5k, तो ये हो जाएगा 3/5। अब हमें वैल्यूज निकालनी है, 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहां से वैल्यूज उठा के यहां पर पुट कर देनी है। क्या करेंगे, चलिए 3 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5। इसी तरीके से नीचे भी आप चेक करें तो साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और माइनस 2, कॉस थीटा की वैल्यू है 3/5। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दिया 12/5 प्लस ये भी हो जाएगा 3 दूनी 6/5 और बटे में ये भी हो जाएगा 12/5 और माइनस 6/5। यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके चेक कीजिएगा कितना हो रहा है। यहां से आपको नीचे से देखने क्या होगा, नेक्स्ट आगे से देखते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं इसी लाइन में छोटा सा। तो ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर 5 और ये हो जाएगा 12 प्लस 6। इसी तरीके से नीचे भी एलसीएम लोगे तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है ना। अब ऊपर हो गया 18, 12 और 6 18/5 और यहां पर हो गया 12 में से 6 गया तो 6 और बटे 5। इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, 18 गुणा 5 और बटे 5 गुणा 6, 5 से 5 खत्म, 6 से ये 3 बार खत्म, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 3। तो ये इसका आंसर है। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, हम जो यहां तक करते हुए आए हैं, लंब आधार दिया गया है तो कर्ण निकाल लिया, उसके बाद हमने साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली और जो वैल्यू निकली है वो इस सवाल में हमने उठाकर पुट कर दी, ठीक है ना। यहां रखने के बाद अब रह गया कैलकुलेशन का, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन
का काम रह गया है वो आप लोग अच्छे से कीजिए, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा जो होती है वो कैलकुलेशन में ही होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ट्रायंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, इस क्वेश्चन में ये चीज होगी कि आपको जो डायग्राम होगा वो बना के दिया जाएगा। ठीक है ना, मैं डायग्राम भी बना लेता हूं। ये आपका Q दिया गया है, ये P और ये O। P समकोण है, ये 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे। OPQ जिसका कोण P समकोण है। कोण P कैसा है? ये समकोण है। OP 7 सेंटीमीटर है, ये आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, और एक चीज और दी गई है यहां पर थीटा, ये कोण लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, वह OQ, ये वाली OQ में से अगर OP को QP को माइनस करते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर हमें ये पता है और ये पता करना है तो हम बड़ा आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगर हमें यही नहीं पता है तो आप कैसे? तो इसका रिलेशन हमें दिया गया है कि OQ और OP का जो अंतर है, इन दोनों भुजाओं का अंतर है, वो कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर दिया गया है। हम इसे मान लेते हैं क्या? x, और इसे मान लेते हैं y। ठीक है ना, तो यहां से सॉल्यूशन लिखते हैं कि माना OQ इक्वल टू y व PQ इक्वल टू x, ये हमने मान लिया। एवं दिया है, हमें दिया है PO इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एवं और क्या दिया गया है? OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसे मैं नीचे लिख लेता हूं जिससे कि हम कैलकुलेशन भी आराम से आगे बढ़ा सकें। PQ इक्वल 1 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, OQ हमने क्या माना है? OQ माना है y, और PQ हमने क्या माना है? x इक्वल टू 1। यहां से अगर आप चेक कीजिए तो y की वैल्यू निकल रही है x प्लस 1। क्लियर है? y की वैल्यू क्या आ रही है? x प्लस 1। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये y क्या आ गया आपका? x प्लस 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे पाइथागोरस त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? वो कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर, या हम डायरेक्ट लिखते हैं, कर्ण नहीं लेते हैं, यहां पे सीधा लेते हैं कि OQ स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के सम के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो OQ आप निकाल चुके हैं, x प्लस 1 आया है, इक्वल PO कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग, और PQ है x का वर्ग। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 इक्वल टू 7 स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल लीजिए 49। नेक्स्ट अगली लाइन में x स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं तो ये घट जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस का x स्क्वायर बराबर 49। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, एक उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल टू 49 माइनस 1। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, नीचे दिखाई दे रहा है आपको? ओके, इससे नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस वैल्यू को यहां से हम निकालते हैं। अगले 49 में से एक गया 48, और x इक्वल टू 48/2, यानी कि ये आ गया आपका 24। x मतलब PQ आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको क्या निकालना है? OQ क्या है? x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 आई है जिसे हमने y माना था। ठीक है ना, y इक्वल टू आप लिख सकते हैं वहां पे। तो ये x प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 बराबर 25 सेंटीमीटर।
अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, तो यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, इसके सामने ये आधा सॉरी लंब हो गई, और ये आधा, ये तो कर्ण है ही। तो साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब है आपके पास x, x मतलब 24 सेंटीमीटर, और कर्ण है 25 है, तो ये आपका आ गया साइन थीटा। नेक्स्ट कॉस थीटा की वैल्यू और चाहिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपके पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण है 25, तो ये आपकी आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। क्लियर है? तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और भी है आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का, तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी एक कॉन्सेप्ट का मैंने क्वेश्चन करा दिया है, इसी तरीके से सेम आपका जो उदाहरण में दिया गया है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहां हम लोगों को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना, मैं उसमें जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। और एक चीज और, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे भी पढ़ाने का मनोबल मिलता रहे, ठीक है ना। तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए अपने। तो बात करते हैं त्रिकोणमिति का एक सबसे इंपॉर्टेंट भाग, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ये। आज से लेके जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपको जरूरत पड़ता रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग 10th की तैयारी कर रहे हैं, तो 90 तक ही सीमित रहता है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, साइन जीरो की वैल्यू कैसे लिखते हैं हम। जैसे मान लीजिएगा आपको दिया जाएगा कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, या साइन 90 अंश का मान क्या होता है। तो इसलिए मैंने इस तरीके से सारणी बना दी है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। कॉस का निकालना है तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। टेन 0, टेन 30, टेन 45, ठीक है ना, टेन 60, टेन 90, ठीक है ना। अगर इस वाले ब्रैकेट में चल रहे हैं तो ये क्या है, टेन, और किसका है 45, तो टेन 45 का मान यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसे बनाने के लिए एक जो मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे ही कॉपी मिले तो आप एक तो ये बना लेंगे लाल का, और अगर मान लीजिए आपको कोण के मान याद नहीं है तो आपको ये सारणी भी बैक पेज पर रफ कार्य में जरूर बना लेनी है। जैसे ही आपको कॉपी मिले सबसे पहले दो काम करने हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि ये जो है लगभग आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, और 10 नंबर आपके इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं से जरूर होंगे। चाहे वो इसके अगले चैप्टर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से बात कर ली जाए, उसमें भी हमें कोण की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, माप की जरूरत पड़ती है, और इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस में तो जरूर पड़ती ही है, ठीक है ना। ऐसा ऑप्शन में भी क्वेश्चन आता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, और 6 नंबर का भी क्वेश्चन इसमें से आता है। तो बात करते हैं साइन 0 मान कैसे निकालेंगे। अगर हमें याद नहीं है क्या तरीका अपनाएंगे, तो देखिए ध्यान से देखना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगी आपको सारणी, एक ही बार में क्लियर कर दूंगा मैं। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 0/2, यहां भी 0, यहां उसके बाद क्या करेंगे हम 1/2, यहां पर 2/2, 3/2 और 4/2, ठीक है ना, ये लिख दिया। आप क्या कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 सभी के बटे में 2। अब केवल हम रूट लगाएंगे ऊपर वाली संख्या पे, ठीक है ना, ये रूट लगा दिया, ठीक है ना। जो अंश है उस पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो यहां से ये क्या बन गया भाई, 0 में 2 का भाग देखो तो ये फाइनल 0 ही आएगा। यहां पर आप 1 का रूट करोगे तो वो रूट 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1 ही रहेगा। यहां पर आप चेक कीजिए तो क्या हो रहा है, इस रूट 2 से ये 2 रूट 2 टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो गया 1/√2, और ये आपका ज्यों का त्यों ऐसा ही बना रहेगा √3/2, ठीक है ना, इसे बड़ा सा लिख देता हूं मैं, √3/2, और ये √2 की वैल्यू, √4 की वैल्यू होती है 2, तो 2/2 यानी कि ये हो गया 1, ठीक है। तो यहां से ये हमारे क्या निकल आए, ये आपके निकालने का तरीका है, ठीक है ना, ये आपका निकालने का तरीका है। अब मैं ये बाकी का सब तामझाम हटा देता हूं, ठीक है ना। ट्रिक एक बार फिर से समझ लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद सभी के बटे में 2 कर दिया, और अंश का, सिर्फ अंश का क्या कर देंगे हम, वर्गमूल कर देंगे,
ठीक है ना, और जो भी आंसर आए वो लिखते जाएंगे। क्लियर है? अब मैं इसे सब हटा देता हूं, बाकी का जो इसकी मान है वो सेपरेटली लिख लेता हूं। तो चलिए मैंने हटा दिया है। साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इन्हीं को हम पलट देंगे, पीछे से पलट देंगे, पीछे वाला आगे आ जाएगा, फिर ये यहां आ जाएगा √3/2, ये हो जाएगा यही रहेगा सेम, ये वाला यहां आ जाएगा 1/2 और ये 0। क्लियर है? तो cos की वैल्यू निकल आई। अब हमें एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है ना, तो इसके बटे इसे लिखेंगे साइन अपॉन cos, तो tan निकल आएगा, तो 0/1, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से a बटे ये 1/2/√3/2, ये ऊपर आ जाएगा, कट हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1/√3। इससे इस पर ये बटे ये 1/√2 बटे 1/√2, ये पूरे से पूरा कट जाएगा, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1। सेम इसी तरीके से यहां पर √3/2 बटे 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो क्या बचा केवल √3। और यहां पर आप चेक करिए 1/0, 0 का जब किसी में भी भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है अपरिभाषित, यानी कि परिभाषित नहीं है, जिसे हम इनफिनाइट करके लिख देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कॉट, तो कॉट क्या होगा tan का ठीक रिवर्स, tan का उल्टा हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, और ये यही रहेगा, ये यहां आ जाएगा 1/√3 और ये आ जाएगा यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट सेक, सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, सेक हमें पता है क्या होता है, जो सेक थीटा होता है वो होता है 1/cos थीटा के इक्वल। ठीक है ना, तो cos थीटा यानी कि cos का व्युत्क्रम करते जाएंगे, तो 1/1 क्या हो गया, ये 1 ही रहेगा, ये पलट के लिख देंगे 2/√3, ये भी पलट जाएगा तो √2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/में आ जाएगा, उसका लिखने को कोई महत्व तो नहीं है। इसी तरीके से ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा, और यहां पर 0/1 करेंगे। ठीक है ना, नहीं सॉरी 0/1 तो लिखा हुआ है, इसे हम करेंगे 1/0, तो 0 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट इनफिनाइट, अनंत, अपरिभाषित। क्लियर? अब कोसेक को निकालने के लिए हम इसे पलट देंगे, तो ये हो जाएगा अनंत 2√2, 2/√3 और 1। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग सारणी बना लेंगे लास्ट पेज पे। पहले तो कोशिश आप ये कीजिए कि आपको ये जनरली याद हो। क्लियर है? याद हो, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए याद नहीं हो रहे तो आपको सिंपल सा काम करना है, जैसी कॉपी मिले वैसे ही आपको लास्ट पेज खोल के उस पर रफ कार्य डाल के तुरंत ये पूरा काम बना लेना है। क्लियर है? जिससे कि आपको कोई भी मान देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना। और ये इसका विशेष ध्यान रखें, मिलान ये बनाने के बाद एक बार चेक भी कर लें कि सारे मान सही लिखे आपने या नहीं लिखे। ठीक है ना, ट्रिक मैंने बताई दी आपको, उस ट्रिक से आप तुरंत सारणी को बना सकते हो। मुश्किल आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम लगेगा सारणी को क्रिएट करने में। क्लियर है? 2 मिनट सारणी को क्रिएट करने में, 1 मिनट इसे लिखने में। ठीक है ना, तो 3 मिनट, 3 से 4 मिनट आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। देखिए ध्यान से देखिए एक छोटी सी चीज, ये जो इस तरीके से लिखा हुआ है tan स्क्वायर 45, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीन्स ये है ये पूरे का स्क्वायर है। किसका है? पूरे का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमें जो अभी सारणी बनाई है उससे वैल्यूज उठा के यहां पर पुट करनी है। हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है ना, किस किस की वैल्यू चाहिए हमें? cos 60 की चाहिए, sec 30 की चाहिए, tan 45 की, sin 30 की और cos 30 की, यानी 5 वैल्यूज हमें चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका स्क्वायर लगा है तो इस पर भी हम क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे।
फिर बात करते हैं tan 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है? यहां से आगे कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 1/2 का वर्ग यानी 1/4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 3 माइनस 1 और बट्टे में 1/2 का वर्ग 1/4 √3 का वर्ग 3 और बटे में 4। नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौके 16 16/3 माइनस 1 और बटे में भी आपका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 1 प्लस 3। अगली लाइन में से कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है नीचे तो एलसीएम ले ही चुके हैं ऊपर भी एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा एलसीएम 4 और 3 का 12 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 यानी 5 तिया 15 प्लस 4 3 चौके 12 तो 16 चौकू 64 64 हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 12 और बटे में क्योंकि भाई 1 का 12 में दोगे तो 12 बार जाएगा और 12 का 1 में गुणा कर दोगे तो 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4/4 तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया 1 बचा। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 15 में से 12 गया तो 3 बचा और 3 64 और 3 67/12 फाइनल आपका आंसर जो आ गया वो 67/12। क्लियर है? आज तो यहाँ नीचे शो ऑफ नहीं हो रहा है देख नहीं रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं इसी के सामने 67/12 दैट इज द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे जरूरी काम है वो इनके मान हमें याद होने चाहिए। अगर आपको मान याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। दूसरा तरीका मैंने बताया है कि एक साइड में बना के रख लो, जब बार बार ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करोगे तो अपने आप आपको वो मान याद हो जाएंगे। कोई चीज रटनी नहीं होती है मैथ में, मैथ सिर्फ अभ्यास मांगता है, आपका टाइम मांगता है। आप जितना मैथ में टाइम देंगे मैथ उतना ही आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। क्लियर है? और ये कोई आज नहीं है, मैथ आज ही नहीं पढ़ना है, आगे भी आपको मैथ पढ़ना है। ठीक है ना? भले आप लोग 11th 12th में बायोलॉजी ले लेंगे, मैथ छोड़ देंगे, लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मोस्टली मैथ्स पर निर्भर, आपकी जो फिजिक्स है वो तो प्रॉपर इसी पर निर्भर है मैथ पे। ठीक है ना? तो विशेष ध्यान दीजिए, आप लोग मैथ को समय देना स्टार्ट कीजिए। मिनिमम अगर आप 2 घंटे भी समय दे रहे हैं मैथ को, लग के आप बैठ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि 10th के लिए 2 घंटे बहुत पर्याप्त समय है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिया गया है कि tan a plus b इक्वल टू √3 और tan a minus b इक्वल टू 1/√3 और यहां पर एक छोटी सी कंडीशन भी दी गई है। इस कंडीशन का वैसे तो कोई महत्व है नहीं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना, लेकिन समझते हैं ये क्या कह रहा है। इसके कहने का मीन्स है कि जो a और b का जो योग है वो 0 से तो बड़ा है, किससे? 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा और उसके बराबर हो सकता है। यानी कि a और b को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 0 से तो बड़ा आएगा, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से छोटा ही रहेगा। और एक कंडीशन और दी गई है कि a ग्रेटर देन b, a जो है वो b से कैसा है? बड़ा है। a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को, इसमें हम लोगों को बात दिया जो दिख गया है वो ये दिया गया है tan a plus b इक्वल टू √3। हमें ये पता होना चाहिए कि √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? बोलो बोलो जल्दी से, किसकी वैल्यू होती है? tan 60 है इसकी। क्लियर है? तो यहां से आप tan और tan, अब देखिए tan तो सेम है तो a plus b वो 60 के बराबर होगा, तो a plus b इक्वल टू 60 डिग्री के इक्वल होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी आ गई फर्स्ट। इसी तरीके से सेकेंड जो दिया गया है हमें tan a minus b इक्वल टू 1/√3। तो यहां से आप चेक करिए तो tan a minus b, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बताइए? tan 30 डिग्री। तो यहां से अब देखिए tan और tan बराबर है यानी कि a minus b किसके इक्वल होगा? 30 के।
तो यहां से आपका सेकेंड इक्वेशन आ गई a माइनस बी इक्वल टू 30। अब यहां से सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी a प्लस बी इक्वल 60 और इक्वेशन सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। हम फर्स्ट में सेकेंड को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर विलोपन प्रतिस्थापन आपने पढ़ी हुई है, b से b खत्म हो गया तो a और a 2a हो गया और इधर ऐड हो गया तो ये 90। तो a इक्वल टू निकल आया 90/2 यानी कि 45। a की वैल्यू क्या आ गई 45 अंश। a का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। फर्स्ट समीकरण क्या है, ये रहा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू है 45 प्लस b इक्वल टू 60। 45 इधर जुड़ रहा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि b इक्वल कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है ना। तो ये है इसका आंसर, a और b की वैल्यू। अब जरा जो हमें दिया गया था उससे थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया था, हमें एक कंडीशन दी गई थी कि a और b का जो योग है वो 90 के बराबर और 90 से छोटा, ठीक है ना, 90 के बराबर और 90 से छोटा, लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जरा चेक कीजिए, 45 और 15 को अगर आप जोड़ते हैं तो ये योग कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। तो 60 अंश 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। a बड़ा है b से, तो a की वैल्यू आई है 45 और b की वैल्यू आई है 15। तो a सीधी सी बात है, दिख रहा है 45 है और ये 15 है, तो 45 15 से बड़ा है, तो a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी आई है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोगों को चेक करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ट्रायंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ये कोण बी समकोण दिया गया है, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि AB जो है वो 5 सेंटीमीटर की है एवं एंगल ACB ये 30 अंश का दिया गया है। भुजाओं BC और AC की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। सिंपल सी बात है, ये एंगल दिया गया है, इस पर इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब। ये तो कर्ण होते ही और ये हो जाएगा आधार। क्लियर है, कोई दिक्कत, अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, लंब बटे आधार। देखिए क्या होता है, त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार, ये क्या होता है लंब बटे आधार, ये होता है tan। लंब बटे आधार क्या होता है L बटे KKA। लंब बटे आधार क्या होता है tan। तो tan और वैल्यू दी गई है कोण की 30 अंश। लंब है कितना 5 सेंटीमीटर और आधार है BC जो कि निकालना है। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका यहां कर देंगे तो BC इक्वल टू क्या आ जाएगा 5√3। ये तो आ गई BC की वैल्यू, हमसे BC पूछी गई थी और AC पूछी गई थी। नेक्स्ट आगे एक बार फिर से हम यही त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में दोबारा से लेंगे। इस बार क्या लेंगे हम लंब बटे कर्ण कर देते हैं। ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है sin 30 हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है 5 और कर्ण क्या दिया गया है AC पूछी गई है। और sin 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ठीक है ना। तो AC का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे और 2 का मल्टीप्लाई यहां आ जाएगा, यानी कि AC जो आ गई वो कितनी आ गई आपकी 10। ठीक है ना, सेंटीमीटर में दी गई थी तो सारी जो ये मेजर आएगी वो कितनी किस में आएगी सेंटीमीटर, यानी यूनिट आएगी इसकी वो क्या आएगी सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये ही निर्भर करेगा इस क्वेश्चन की तरीके से ही हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, अगला अध्याय है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हम हाइट और डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, उसमें इसी तरीके के
सवाल बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से ट्रायंगल बनेंगे, हमें एक भुजा दी जाएगी और एक एंगल दिया जाएगा, बाकी की हमें सब निकालना होगा। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को बड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लिया है मैंने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। ये जो क्यू कोण है वो कैसा है? समकोण है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर व पी आर 6 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है और पी आर दी गई है आपको 6 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये वाला एंगल ज्ञात करना है और ये वाला एंगल ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ये वाला एंगल पहले आर की बात करें तो आर के लिए ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा? कर्ण ही रहेगा, ठीक है। हम लिखते हैं सॉल्यूशन यहां पर, और त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ठीक है। एंगल आर के लिए जो लंब है वो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर, और कर्ण क्या होगा? वो होगा 6 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें हमें पता है। तो हमें पता है कि अगर हम लंब बटे कर्ण करते हैं तो ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा के बराबर, यानी कि साइन आर के बराबर। क्लियर है? लंब हमें दिया गया है 3 और कर्ण दिया गया है 6 और बराबर साइन आर। 3 से ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 बराबर साइन आर। अच्छा, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? साइन 30 की होती है। तो साइन आर, आर इक्वल टू कितना आ गया? एंगल 30 डिग्री। क्लियर है? यहां से आर जो एंगल है वो कितना आ गया? 30 डिग्री। अगला हमें ज्ञात करना है ये भी, तो हम जानते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू होता है 90 डिग्री, माफ कीजिएगा 180 डिग्री, यानी कि 180 अंश। भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। P हमें निकालना है, Q 90 है, प्लस R हम निकाल चुके हैं कितना? 30 बराबर 180 अंश। तो यहां से एंगल P प्लस ये 120 हो जाएगा इक्वल 180, और ये 120 को उधर ले जाओगे तो एंगल P इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, एंगल P इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये फाइनल आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे कैसे सॉल्यूशन करना है इसका। हमें थीटा का मान पूछा गया है, तो cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1 बराबर cos थीटा। 2 ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि भाई 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा। यहां से 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये 1 माइनस 1 इक्वल टू cos थीटा हो गया, और एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 0, ठीक है ना। एक नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। ये हो गया 0, 0 की वैल्यू होती है cos में, 0 किसकी वैल्यू होती है? cos 90 डिग्री की। तो cos थीटा और थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका? 90 डिग्री। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आ जाता है। आई होप इस 8.2 एक्सरसाइज तक जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी तरीके के क्वेश्चन थे, उन सभी तरीके के क्वेश्चन मैंने एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन करा दिए हैं आपको। हर तरीके का क्वेश्चन आपका हो गया है। क्लियर है? क्या याद रखने की बात है? एक तो एल लाल बटे का वो चीज याद रखनी है, दूसरा आपको इनके मान याद रखने हैं कि साइन 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान क्या होता है, ये सभी मान आपको याद रखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे इसके जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, वो 10 या 12 क्वेश्चन वो भी लेंगे हम। वो जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो सारी लगभग मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 करा दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा, क्योंकि वो इस वीडियो में इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हो गई है 1 घंटे से ऊपर की,
और अगर उन्हें भी ऐड कर दूंगा तो लगभग 3 से 4 घंटे की हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उनमें लगता है समय। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी पढ़ाने का मनोबल लगातार बना रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।